हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 7 है अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स की बुक आपको दिख रही होगी। इसका जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी रिवीजन एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बुक का जो रिवीजन एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन चैप्टर का, उसको हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। तो लेक्चर को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, इसकी रिवीजन एक्सरसाइज है, चैप्टर इसमें 7 है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 7 आपका फैक्टराइजेशन है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, ठीक है। रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको देखना है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको फिल करना है, ठीक है। इनको आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का है फर्स्ट पार्ट ई। फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखिए। द एचसीएफ ऑफ टू मोनोमियल। देखिए, टू मोनोमियल्स का एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि टू मोनोमियल का एचसीएफ क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले ध्यान से कि जो मोनोमियल होता है वन टर्म्स वाले को बोलते हैं। जिस एक्सप्रेशन में वन टर्म्स होते हैं, जैसे देखिए एक्स है, ये वन टर्म्स वाला मोनोमियल है। अगर टू टर्म्स वाला होगा 2x प्लस मान लो 3, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, इसको मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि द एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू मोनोमियल। अगर टू मोनोमियल आपके पास है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसको मैं यहीं पर फिल करता हूँ। देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि जो टू मोनोमियल होता है उसका जो एचसीएफ होता है वो किसके इक्वल होता है। देखिए, एचसीएफ ऑफ कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ कांस्टेंट इनटू में एचसीएफ ऑफ वेरिएबल, एचसीएफ ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि द एचसीएफ ऑफ टू मोनोमियल्स, टू मोनोमियल्स का जो एचसीएफ होता है वो एचसीएफ ऑफ कांस्टेंट इनटू में एचसीएफ ऑफ वेरिएबल के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। 38x स्क्वायर वाई क्यूब। देखिए 38x स्क्वायर वाई क्यूब है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिए हुए है, यानी इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल के आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ से देखिए सेकंड पार्ट बी का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल बी का सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए 38x स्क्वायर वाई क्यूब है, ठीक है। इसके पहले आप फैक्टर निकाल लो, ठीक है। इस टर्म का पहले आप फैक्टर निकाल लो, ठीक है। देखिए 38 के जब आप फैक्टर निकालोगे ऐसे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी 19 हो जाएगा। 2 1 जा 2, यहाँ से 1 कैरी 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18 और 19 1 जा 19, वन टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म का जो आपने फैक्टर निकाला है 38 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू में 19। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहले वाले जो बॉक्स है जो फिलअप है यहाँ पे 2 लिखना है, सेकंड वाले में 19, सेकंड में 19, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स यहाँ पहले से लिखा हुआ तो एक एक्स यहाँ पर आएगा। एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर। और वाई क्यूब है तो वाई को आपको 3 टाइम लिखना है, 1 टाइम वाई लिखा हुआ तो वाई इंटू में वाई, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ गई कि यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पे 19 और यहाँ पर x आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ y क्यूब है तो y को यहाँ पे 3 टाइम लिखना पड़ेगा, y इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए सी वाला पार्ट देखिए, 4x स्क्वायर वाई माइनस में 12x वाई माइनस में 6x क्यूब जेड प्लस में 18x स्क्वायर जेड। इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का फैक्टर करके आपको यहाँ पर फिल करना है ब्रैकेट में, ठीक है। जो ये फिलअप दिए हुए हैं इनमें फिल करना है आंसर। देखिए पहले इसका आंसर निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए ये बी पार्ट का सॉल्यूशन आपने कर लिया है। अब सी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम सी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखिए सी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे तो सी पार्ट में क्या दिया है, 4x स्क्वायर वाई माइनस में 12x वाई माइनस में 6x क्यूब जेड प्लस में 18x स्क्वायर जेड है, ठीक है। इसके फैक्टर पहले आपको फाइंड करने हैं।
फिर आंसर को यहाँ पर फिलअप में फिल करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप पेयर बना के कॉमन लो, ठीक है। देखिए इन दो का एक पेयर बन जाएगा और इन दो का एक पेयर बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4x आएगा, ठीक है, 4xy। तो यहाँ पर 4xy होगा, यहाँ पर भी 4xy होगा, क्योंकि ये 12 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4xy कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, 4 3 या 12, यहाँ पे 3 बचेगा और एक्स वाई तो आपने बाहर निकाल दिया कॉमन, ठीक है। अब देखिए जो नंबर यहाँ पे बचता है ना ब्रैकेट में, उसको आप थोड़ा दूरी पर यहाँ रख दो। पहले x-3 मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए माइनस का 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख लो आप। अब देखिए नंबर क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा और वेरिएबल क्या आएगा, x² z। यहाँ x³ है तो यहाँ x² है, यहाँ z, यहाँ z, तो यानी वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आती है, ठीक है। x² z कॉमन निकाल लो, x² z, ऐसे यहाँ पर z है, ठीक है, ये z है बीच में, ठीक है। अब देखिए x-3 ये फैक्टर बिल्कुल सेम हो गया है, इसको बाहर कॉमन निकाल लो, x-3 और यहाँ कितना बचेगा 4xy। देखिए जब ये फैक्टर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ 4xy बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस में 6x² z बचेगा, ठीक है, इतना। अब देखिए ये और फैक्टराइज हो रहा है, तो क्या करूँगा मैं, देखिए इसको सेम रखो, x-3 और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, तो यानी 2x कॉमन आएगा, ठीक है। 2x यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो जब मैं यहाँ से 2x कॉमन निकालूंगा तो 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 जा 4, तो 2y बचेगा, x तो बाहर आ गया, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 बचेगा और एक x बचेगा, z बचेगा, तो 3xz, ठीक है। अब देखिए अगर इसका इंटू होगा ब्रैकेट में तो आपको ये मिल जाएगा, 2 2 जा 4xy, 2 3 जा 6x² z, ठीक है। अब देखिए पहले 2x लिख लो आप, फिर x-3 लिख लो और फिर 2y माइनस में 3xz लिख लो, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गया है, ठीक है। तो यही आंसर आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए फर्स्ट वाला फैक्टर क्या आया है, यहाँ पर आएगा 2x और दूसरा वाला फैक्टर क्या आया, x-3, तो इस फिलअप में x-3 आएगा और यहाँ पर देखिए 2y माइनस में 3xz, तो 3xz यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 बॉक्स पहले से बने हुए थे, 3 फिलअप थे, तो फर्स्ट वाले फिलअप में 2x आएगा, सेकंड वाले में x-3 आएगा और थर्ड वाले में 2y माइनस में 3xz आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है, इसको नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट को ध्यान से देखिए। डी पार्ट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द टर्म 7x² इज, यानी इस टर्म में 7x² के ऑल फैक्टर आपको फाइंड करने, ऑल पॉसिबल फैक्टर, ठीक है। अब ऑल पॉसिबल फैक्टर के लिए एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ, उसको आपको याद करना है पहले, ठीक है। देखिए टू फाइंड, यहाँ पर पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको पहले आपको कॉपी में लिखना है, फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो पार्ट इसका डी है इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट के लिए एक फॉर्मूला में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर, ठीक है। किसी भी टर्म का अगर ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। एक जनरल फार्मूला क्या है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जनरल फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट जनरल फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर कोई भी टर्म अगर इस फॉर्म में लिखी है, p1 की पावर e1 इंटू में p2 की पावर e2 इंटू में p3 की पावर e3 और एन सोन pn की पावर en, ठीक है। अगर इस रूप में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो जो p1 p2 p3 pn होता है ये होता है प्राइम फैक्टर, और जो इनकी पावर है a1 a2 e3 en ये होता है इनकी पावर, ठीक है। ये क्या होती है, पावर होती है, a1 a2 e3 को पावर बोलेंगे
और P1 P2 P3 एंड सोन Pn को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सोन Pn को हम क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टर बोलेंगे। तो इस बात को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में देखिए ध्यान से, वेयर जहाँ पे जो P1 है, P2 है, P3 है एंड सोन Pn है, ये है इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है। Pn आर प्राइम फैक्टर, आर प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। एंड जो A1 है, पावर में देखिए, पावर में A1, A2, A3 एंड सोन जो An लिखा है पावर में, ये क्या है इसका, आर देयर, ठीक है, An आर देयर रिस्पेक्टिव पावर से, ठीक है। देखिए इस एक्सप्रेशन में जो P1 P2 P3 एंड सोन Pn है, इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर, और जो A1 A2 A3 An है, ये इनकी पावर होती है, A1 A2 A3 An आर देयर रिस्पेक्टिव पावर, ठीक है। ये इन टर्म की पावर है, P1 की पावर A1 है, P2 की पावर A2 है, P3 की पावर A3 है, Pn की पावर An है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनता है, देखिए कि ऑल, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है। फॉर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, देखिए जो इनकी पावर है ना, जो इनकी पावर है A1 A2 A3, इनको लिखना है पहले। A1 पावर में आपको खुद से 1 ऐड करना है, फिर इसका इंटू कराना है, फिर A2 पावर में खुद से 1 ऐड करना है और इसका इंटू कराना है, फिर A3 पावर में खुद से 1 ऐड करना है और इनका इंटू कराना है, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर क्या था, An पावर में खुद से 1 ऐड करना है, तो ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने का, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये वाला। डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपके पास है कि जो एक्सप्रेशन की पावर है ना, उस पावर को लिख करके उसमें 1 ऐड करना है और उन सभी का इंटू कराना है और इनको ऐड कर लेना, ठीक है। देखिए इसकी पावर A1 थी, इसमें 1 ऐड किया और इंटू किया, इसकी पावर A2 थी, इसमें 1 ऐड किया और इंटू किया, इसकी पावर A3 थी, इसमें 1 ऐड किया और इंटू किया, एंड सो ऑन An, इसकी पावर An और 1 ऐड किया, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसका डी पार्ट आप ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द टर्म 7x² इज, यानी इस टर्म का ऑल पॉसिबल फैक्टर बताना है। तो इसका फॉर्मूला देखिए मैंने अभी आपसे लिखवाया था, यहाँ पर देखिए आप कि अगर जो पावर होगी A1 में 1 ऐड करना है, इनटू में A2 में 1 ऐड करना है, इनटू में A3 में 1 ऐड करना है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस टर्म का ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। टर्म क्या दिया हुआ है आपके पास, 7x²y, इसके फैक्टर निकालो आप, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालनी है, पहले इस टर्म के आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्या होगा, 7 इंटू में x² इंटू में y होगा, ठीक है, ये इसके फैक्टर बनेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर, इस टर्म का जो आपको फैक्टर बताने, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो पॉसिबल फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला था A1 प्लस में 1 इंटू में A2 प्लस में 1 इंटू में A3 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, तो यहाँ पर 3 तक हमने लिया है, A1 A2 A3 तक लिया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, A1 हमारे पास ये टर्म की पावर होगी, यहाँ पर कुछ पावर नहीं, 7 की 1 मान लो, x की पावर 2 है, y की पावर कुछ नहीं तो 1 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी जो ये A1 है ना, ये फर्स्ट वाले टर्म की पावर होगी, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 है, A1 की वैल्यू 1 प्लस में 1 सेम रहेगा इंटू में,
सेकंड देखिए x की पावर 2 है ना, तो ये a2 की वैल्यू होगी 2 पावर, ठीक है। जो सेकंड वाली टर्म की पावर होती है उसको बोलते हैं a2, तो ये a2 की वैल्यू है 2 प्लस में 1, और a3 की वैल्यू क्या होगी 1 पावर में 1, और ये प्लस 1 सेम फॉर्मूले में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 1 1 2 होगा। अब इनको सॉल्व कर लो, देखिए 2 3 या 6 और 6 2 या 12, तो 12 होंगी इसकी फैक्टर, ठीक है। इस टर्म के जितने भी पॉसिबल फैक्टर होंगी वो 12 होंगी, ऑल पॉसिबल फैक्टर कितने होंगी 12 होंगी। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना है, यहाँ फिलअप में आंसर आएगा 12, ठीक है। 12 इसके पॉसिबल फैक्टर है, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप रिवीजन एक्सरसाइज का, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली, ठीक है। इन एक्सप्रेशन को आपको कंप्लीट फैक्टर करने हैं, कंप्लीटली इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, ए पार्ट का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्रेशन क्या लिखा है, 10x³ 15xy माइनस में 3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इसके फैक्टर फाइंड करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो कंप्लीट फैक्टर निकालना है इसका, तो देखिए 10x³, इसको आप पहले सेम लिख लो। इस ब्रैकेट में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल लो, 3 5 जो 15 5y, और जब 3x बाहर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा इसका इंटू कर दो, 3 10 जा 30, x³ और x बेस सेम होने पे पावर ऐड होगी, तो x की पावर 4 और 5y माइनस में 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गया। अब डियर स्टूडेंट बी पार्ट को ध्यान से देखिए, बी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए 11 ब्रैकेट में 4x² माइनस में 24xy² है, ठीक है। अब देखिए इसको फैक्टराइज करना है, कंप्लीटली फैक्टर फाइंड करने हैं, कंप्लीट फैक्टर निकालने हैं इसकी, ठीक है। तो देखिए पहले 11 को आप पहले सेम रख लो, ब्रैकेट में कॉमन देख लो, ठीक है। देखिए यहाँ पर x है, y² है, यहाँ पर x² y है, तो यानी 4xy कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4xy मैं कॉमन निकालूंगा, तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पर 1x बचेगा, y तो बाहर आ गया, और यहाँ 4 6 जा कितना हुआ 24, तो 6 बचेगा, x बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, तो केवल 1y बचेगा, ठीक है। अब इसका इंटू करा दो, 11 4 जा 44 xy, और ब्रैकेट में x माइनस में 6y, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, तो ये इसके फैक्टर होगी, ठीक है। ये इसके कंप्लीट फैक्टर है। अब देखिए सी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सी पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सी पार्ट में क्या लिखा है, 18x ब्रैकेट में 2x माइनस में 3y प्लस में 24xy ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, ठीक है। तो इसका सी पार्ट ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। देखिए दोनों में देखिए 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, ये सेम फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसको पहले कॉमन निकाल लो, ठीक है। 2x माइनस 3y फैक्टर को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए जब 2x माइनस 3y दोनों से कॉमन आया तो यहाँ पर बचेगा 18x और प्लस का 24xy, ठीक है, प्लस का 24xy बच जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 3y इसको सेम रख लो, इसके कंप्लीट फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो 6x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 होगा, तो 6x यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ से 6x को कॉमन निकाल लो, तो 6 3 जा 18 3 बचेगा प्लस में, और 6 4 जा 24, और x बाहर कॉमन आ गया तो y बचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो आप, पहले इसको थोड़ा सही से लिख लो। पहले देखिए पहले मैं क्या करूँगा, 6x को लिखूँगा, इनटू में 2x माइनस 3y लिखूँगा, और फिर 3 प्लस 4y है, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गया है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट कर लिया आप। देखिए अब इस डी पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन, डी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 20a³ b
और 10a माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही आंसर है। ठीक है, एग्जामिनर कई बार इस क्वेश्चन को दे देती है बच्चे को घुमाने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये अपने आप में एक फैक्टर पहले से ही है, तो ये इसका आंसर है, इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो ये अपने आप ही आंसर है पहले से ही। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, इसको सही से नोट करना है बिल्कुल आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।